हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आपकी कुशल कामना करते हुए आज हम अपने जो क्वेश्चन आंसर के यानी अभ्यास प्रश्न के तहत अध्ययन करेंगे, जिसमें हमने पीछे जो लिखित के थे या मौखिक रूप में थे वो क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं, प्रश्न उत्तर लिख चुके हैं, जिसमें हम लघु उत्तर, दीर्घ उत्तर ये भी आपको मान लो रिटर्न के रूप में आपको सेंड कर दिए गए हैं। पर आप लिख तो नहीं पाए बच्चों, क्योंकि आपकी नोटबुक यहाँ कुछ जांच होने के लिए स्कूल में आई हुई है, वो आज आपको मिल जाएगी। तो आप वो नोटबुक लेते ही अपना जो रिटर्न वर्क है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, जो आपको लघुत्तर दीर्घोत्तर के रूप में भेज दिया गया है। और अब आगे हम अपने जो पार्ट से आगे है इसमें क्वेश्चन आंसर के रूप में या ग्रामर के रूप में कुछ दिए हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों पार्ट से आगे की बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हम कर चुके हैं। ये आपकी सोच समस्या होती है बच्चों, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में था हेलन केलर ने इस पत्र में मेरे मन की आंखें संबोधन का प्रयोग क्यों किया है। तो ऐसा उन्होंने क्यों कहा था ये भी आपको रिटर्न में दे दिया गया है, आपने इसको आंसर अच्छी तरह देख लिया होगा। और 6 नंबर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर भी यदि आपको मूक फिल्म दिखाई जाए तो क्या आप फिल्म की कहानी को समझ पाएंगे? यदि हाँ तो कैसे? यानी राइटर इस तरह से पूछ रहा है कि अगर इस तरह से आपको भी अगर ऐसी कोई मूक फिल्म यानी जिसमें आवाज़ न हो, सिर्फ हाव भाव नज़र आते हो आपको, अगर इस तरह से अगर आपको कोई फिल्म दिखाई जाए तो यह समझ पाएंगे? तो बच्चों हम हाँ ही लिखेंगे तो हम समझ पाएंगे। हाँ, हम कुछ उसके जो फिल्म के जो सीन है, हाव भाव है, उसको देखकर पूरी तरह समझने की कोशिश करेंगे, हम उसे समझ भी जाएंगे। और कुछ ऐसे उसमें हाव भाव हो सकते हैं जिनमें हमें समस्या आ सकती है, जिसे हम नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ यानी कुछ ऐसा हो सकता है, बाकी तो हम लगभग समझ ही पाएंगे बच्चों। और उसके हाव भाव या किस तरह से वो हाव भाव अपने प्रकट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम जो हाव भाव होते हैं मनुष्य के अंदर, तो पहले बच्चों हाव भावों से ही विचारों का दान प्रदान होता था, फिर धीरे धीरे मानव था वो शिक्षित होता गया, फिर वाणी या भाषा का या हम कह सकते हैं जो बोलकर कुछ बताने लगा। तो उस तरह से अपने जो संकेत चिन्ह भी बनाए और उन संकेत चिन्हों के माध्यम से वो समझने भी लगा। तो ये सब आगे से आगे मानव की प्रगति का रूप था। तो इस तरह से हमने आपकी सोच समझ के अनुसार दोनों क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम भाषा ज्ञान के रूप में देखते हैं बच्चों, जो आपको ज़्यादातर आपको अपनी जो पुस्तक है पाठ्य पुस्तक, उस पाठ्य पुस्तक के अंदर ही आपको जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको इसके अंदर ही आंसर देना है। तो बच्चों आज हम देखते हैं भाषा ज्ञान, जिसमें शब्द समूह है और सर्वनाम और सर्वनाम के भेद, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जिसके आने की तिथि न हो, यानी जिसके आने की तिथि न हो यानी अतिथि, यानी अतिथि कभी कहकर नहीं आता, वो कभी भी आ सकता है, सुबह शाम कभी भी, आज कल या परसों, इस तरह से यानी अतिथि बिना बताए अगर आता है तो यानी मेहमान जो आता है उसको अतिथि कहते हैं, यानी अतिथि यानी जिसकी कोई तिथि न हो, यानी आने की कोई तिथि न हो तो उसे अतिथि कहते हैं बच्चों। लेकिन आजकल तो अतिथि अपने मोबाइल होते पास में, जब से घंटी कर देते हैं मैं 1 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा, तो उससे तो अतिथि नहीं कह सकते बच्चों, यानी आज वो गेस्ट और या मेहमान बन गए हैं। अतिथि तो उन्हें जो कहने से रहे, या बिना कोई मोबाइल की और अचानक हमें सरप्राइज दे दे पहुँच कर, तो वो एक हमारे लिए अतिथि हो जाएगा। तो आगे चले बच्चों। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एकल शब्द या एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए जब एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसको एक शब्द या एक शब्द के रूप में कहा जाता है। तो इस वर्ग पहली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे वाक्यांश हैं बच्चों, जिसमें हम एक शब्द के रूप में उनके आंसर छांटेंगे, छांट कर लिखेंगे। तो इस रूप में बच्चों अनेक ऐसे वाक्य दिए हुए हैं, तो हम इनको देखते हैं। पहले सबसे पहले जो ये वर्ग पहले के रूप में बनी हुई है, तो इसको आप अच्छी तरह से अपनी बुक के अंदर आप बना लेंगे।
जैसे पहला शब्द है, जैसे मूक बन रहा है, इसमें दिया था क्या नंबर, जो बोलता न हो, जो बोल नहीं पाता उसको क्या कहते हैं, मूक। तो मूक का वर्ग पहले में देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे दे रखा है मूक, तो आप इसको एक तरह से जोड़ते हुए अपनी पेंसिल से, तो बच्चों आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे, कच्ची पेंसिल का, बुक के अंदर कोई भी बॉल पेन का प्रयोग नहीं करेगा। याद रखना बच्चों, आपको बार बार कहा जाता है ये कि आप अपनी बुक को बॉल पेन से लिखकर ख़राब नहीं करेंगे, काटे छांटे उसमें नहीं करेंगे, आप पेंसिल से वर्क कीजिए। अगर थोड़ी मिस्टेक होती है, गलती होती है, तो हम इरेजर का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं और उसको इरेज कर सकते हैं, और दोबारा लिखने का हमारे पास ऑप्शन भी रहता है। अगर बॉल से पेन से किया तो बच्चों गलती हुई तो काटा छांटी हो जाएगी और बुक भी अच्छी नहीं लगेगी, सुंदर नहीं लगेगी, इसलिए आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे। 6 नंबर की बात की जाए तो 6 नंबर में देखेंगे आप, जिसके पास सुनने की शक्ति न हो, जो सुन नहीं सकता तो उसे क्या कहते हैं, बधिर। जिसको सुनने की शक्ति नहीं होती, या उसको बच्चों कभी कभी उसको बहरा भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ हम इसको बधिर के रूप में मानेंगे। आपके अध्याय के अनुसार बधिर लिखेंगे तो बधिर आप बच्चों वर्ग पहले के अंदर देखिए आपको कहाँ मिलेगा बधिर लिखा हुआ। तो बच्चों बधिर शब्द आपको मिल गया होगा, जो सबसे नीचे के अंदर बात की जाए, यानी ये वाला शब्द जो बधिर के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप खाना बनाते हुए उसको लिख लेंगे। ये आपका 6 नंबर रह जाएगा भाई, 6 नंबर के अंदर ये बना है। फिर चलें आगे 11 नंबर के अंदर, जो कक्षा में पढ़ाती हैं, तो कौन पढ़ाती है, तो वर्ग पहले में जाएं तो ये 11 नंबर के रूप में शिक्षिका, यानी कौन पढ़ाती है, शिक्षिका। जो बहुत बोलने वाला हो तो उसको क्या कहते हैं, वाचाल। तो ये आपका इस वर्ग पहले में इस तरफ से देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। और 2.5 नंबर की बात की जाए, जिसमें जानने की इच्छा हो तो उसे कहते हैं जिज्ञासु, जो आपको मिलेगा इस बधिर से ऊपर वाले के अंदर। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। और 4 नंबर की बात की जाए, जो आखिरी है, जिससे आर पार देखा जा सके तो उसे कहते हैं पारदर्शी, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पर। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, इसे पारदर्शी कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके। तो सभी समझ में आ गए आपको, जो अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग करते हुए एक शब्द के रूप में लिखना। और आगे भी हम ग्रामर के अंदर इस प्रकार के अनेक बहुत सारे ऐसे वाक्यांशों का की जगह एक शब्द के रूप में करेंगे, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों। फिर आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो शब्द संज्ञा की जगह पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे तुम, वह, वे, अपना, स्वयं। तो यहाँ पर सर्वनाम की बात हो रही है, सर्वनाम की परिभाषा दे रखी है बच्चों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसको और करते भी आए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये आप अच्छी तरह जानते ही हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे तो तुम, वह, वे, अपना, स्वयं। तो इस तरह से इन सब जो सर्वनाम शब्द है इनका प्रयोग करते हुए जो नीचे निम्नलिखित अनुच्छेद दे रखा है हेलन केयर का, उसमें जो संज्ञा यानी हेलन केयर बार बार नाम आकर संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इससे जो अटपटा सा लगता है, तो इसकी जगह हमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए उस वाक्य को एक तरह से शुद्ध वाक्य के रूप में लिखना है, शुद्धिकरण करना है, वर्तनी सुधारनी है। तो चले हम देखते हैं। अब आप एक रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके अनुच्छेद को लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पूरा पता नहीं चल रहा, लेकिन आप अपनी बुक खोलकर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप अपनी बुक आपके पास होनी चाहिए। तो बुक के अंदर देखिए बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं, शुरू करते हैं कि हेलन केलर जब बहुत छोटी थी तब हेलन केलर। अब ये हेलन केलर जो शब्द रंगीन शब्द आया है, इसकी जगह आपको सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो यहाँ हेलन केलर खुद ने बताकर हम उसे पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसकी जगह हेलन केलर को मानेंगे। हेलन केलर अपने को नहीं मान रहे, बल्कि हम इस पैरे को अनुच्छेद को पढ़ते हुए हेलन केलर के बारे में बता रहे हैं।
तो हेलन केलर के बारे में बताएंगे तो सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी वे, क्योंकि वह शब्द बच्चों थोड़ा सा अटपटा लगता है, या वे शब्द अगर मान लो वह शब्द प्रयोग करें तो वह जो एक सामने नजर आती हुई वस्तु होती है ये थोड़ी दूरी पे हो उसके लिए किया जाता है। जैसे यह वह जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये बिल्कुल हमारे प्रत्यक्ष होते हैं, सामने होते हैं, तब इनका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे हेलन केलर प्रत्यक्ष नहीं है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम उसके बारे में पढ़ा है हमने उनके बारे में कथा के रूप में, या उनके एक उपदेशात्मक रूप में, या ज्ञान के रूप में कह सकते हैं, एक पत्र के रूप में जाना है उनके बारे में, तो हम उनकी जगह वे का प्रयोग करेंगे। ये हेलन केलर की जगह आप वे लिख लेंगे, वे। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ पर ये वे लिखा हुआ है। वे घातक रूप से बीमार पड़ी, बीमारी ठीक होने पर हेलन केलर फिर आया है। अब हेलन केलर की, तो यहाँ पर फिर की आया है, तो यहाँ पर की आया है तो इसके स्पष्ट रूप से हमें पता है कि हम उनके जगह क्या लिख देंगे, उनकी। हेलन केलर की जगह हेलन केलर मतलब उन, और आगे जो की लिखा है उसको साथ जोड़ देंगे, यानी दो दो बार मत लिखना बच्चों, उनकी की ऐसे नहीं, बल्कि यहाँ पे सीधा बन जाएगा कि बीमारी ठीक होने पर उनकी देखने, सुनने और बोलने की शक्ति चली गई। तो यहाँ पर हेलन केलर फिर शब्द आया है, तो यहाँ पर देखो आगे इसके, तो यहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे, वे। तो वे बेहद चिड़चिड़ी हो गई। तो अब यहाँ पे देखो हेलन केलर के, तो यानी कि के आया तो मतलब उनकी बात, यानी उन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हेलन केलर की जगह आ जाएगा उन, और आगे के दिया हुआ तो वो के साथ में जोड़ेंगे इसके साथ में। तो इसमें लिखते हुए करेंगे हेलन केलर उनके पास, हेलन केलर है ना, इसको हटाएंगे तो बन जाएगा उनके पास अभिव्यक्ति की कोई भी क्षमता नहीं थी। तो हेलन केलर फिर आया तो इसकी जगह वे का प्रयोग करेंगे, वे समझ नहीं पा रही थी कि हेलन केलर के, तो यहाँ पर स्पष्ट है हम उनके लिखेंगे, उनके साथ क्या हो रहा है। तब एनी सुलिवन को हेलन, तो यहाँ पर फिर जो केलर है उसकी जगह उन लगाएंगे, और आगे की दिया हुआ है तो जोड़ते हुए लिखेंगे उनकी शिक्षिका के रूप में नियुक्त किया गया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। और इसको जो आपके जो 3 नीचे वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों में इनका प्रयोग करते हुए आप पूर्ण रूप से लिखेंगे। नीचे भी आप 1 लाइन 2 लाइन आगे बढ़ाकर लिख सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आप इनका प्रयोग करते हुए अपना कार्य पूर्ण करेंगे। तो आगे पेज नंबर 30 पे चलते हैं बच्चों। पेज नंबर 30 आप अपनी बुक के अंदर खोलेंगे और देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखो बच्चों, पेज नंबर 30 पर, कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? तो ये आप इसको ग्रामर में भी कर सकते हैं बच्चों, व्याकरण के रूप में। बिल्कुल सर्वनाम स्पष्ट रूप से दे रखा है। इस सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो वह, तुम, उन, वे, ये, यह, तो ये सारे शब्द मतलब जैसे उदाहरण आ गए। और फिर यहाँ पे कह दिया सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर लेना, हम एक दिन साथ में ही इनको व्याकरण के रूप में कर लेंगे बच्चों। तो आप इसको अच्छी तरह से दोहरान कर लेना। जिस दिन हम सर्वनाम को ग्रामर के अंदर करेंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और अच्छी तरह से आप उसको करेंगे भी। तो चलो हम करते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, जिसमें मैं, हम, तुम आदि ये शब्द होते हैं, यानी मैं, हम, तुम आदि, यानी इस प्रकार के शब्द। और निश्चयवाचक की जाए तो यह, वह, इसी, ये आदि शब्द, ये शब्द होते हैं, ये निश्चयवाचक होते हैं। और अनिश्चयवाचक की बात की जाए तो कोई, कुछ, किसी, यानी उनकी कोई भी एक निश्चित गणना नहीं होती, न उनकी कोई मापतोल होता है। इस प्रकार से ऐसी कोई भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु अगर हो जिनका कोई भी निश्चय नहीं होता तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, जिसका कोई, कुछ, किसी इस प्रकार के रहते हैं। और प्रश्नवाचक की बात की जाए तो कहाँ, कौन, क्या, किसकी,
तो इस प्रकार के बनते हैं, तो ये प्रश्नवाचक बन जाएंगे। और संबंधवाचक की बात की जाए तो जो, वो, जहाँ, वहाँ आदि ऐसे शब्द होते हैं जो संबंधवाचक के रूप में होते हैं। और निजवाचक की बात की जाए तो खुद, स्वयं, अपने, आप, तो इस प्रकार के शब्द होते हैं, ये निजवाचक, यानी कोई भी जो करता होता है वो स्वयं के बारे में बता रहा होता है, तो इस तरह से वो स्वयं के बारे में बताएगा तो वहाँ निजवाचक रहेगा। तो बच्चों समझ में आया होगा आपको। तो आगे ऐसे कुछ जो वाक्य दे रखे हैं वहाँ पर हम इनको खोजने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि कौन सा भेद है इसके अंदर, सर्वनाम का कौन सा भेद रहेगा। तो हम वाक्य पहले को देखते हैं बच्चों। पहले वाक्य में देखते हैं बच्चों, मेरा यह पत्र तुम्हें हैरान कर देगा। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है बच्चों? तो आप इस तरह देखें कि तुम्हें शब्द आ रहा है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिसे हमने ऊपर देखा था कि किस प्रकार से जो सर्वनाम शब्द है जिसमें मैं, हम, तुम इस तरह से प्रयोग किया जाता है। तो तुम शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर हमें जो शब्द मिला है तुम वाले में, तो तुम्हें शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर इसको पुरुषवाचक सर्वनाम मानेंगे। फिर आगे चले, तुम स्वयं अच्छा विद्यार्थी बनकर दिखाओ। तो स्वयं की बात आ रही है, तो स्वयं आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ पर। तो इस तरह से आप अगर लिखकर अपने पास रखोगे तब आप समझ जाओगे कि किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। यह दर्द का ही मरहम है। तो यह शब्द आ रहा है, तो यह शब्द कहाँ पर मिलेगा? निश्चयवाचक में। ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। तो जहाँ शब्द ढूंढिए बच्चों, कहाँ पर है? तो जहाँ, जो, वहाँ, इस प्रकार के शब्द हैं, तो ये संबंधवाचक के अंदर है। यानी जब एक वाक्य पूर्ण होने पर है, जब मतलब उसका कोई अर्थ नहीं, मतलब सार्थक अर्थ लिए आगे बढ़ता है तो दूसरा अर्थ उससे निकलता है। तो हाँ, इस प्रकार से संबंधवाचक होते हैं, संबंधक के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जहाँ चाहा है, यानी कि उसका जो फल रूप जो या फल जो सही जो वाक्य निकल रहा है या जो सार्थक वाक्य अर्थ निकल रहा है वो है वहाँ रहा है। तो यहाँ संबंधवाचक के रूप में काम में लिया जाएगा। और अगर अढ़ाई नंबर लास्ट की बात की जाए, कोई मेरे मन को छू गया, तो यानी कोई, यानी कोई निश्चित नहीं है, तो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में देखा जाएगा। तो बच्चों आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे समझ गए होंगे आप। इस तरह से आप अपनी बुक खोल कर रखेंगे और अपनी बुक के अंदर कच्ची पेंसिल से इसको अच्छी तरह से आप भर लेंगे। फिर चले हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के अंदर। तो रचनात्मक अभिव्यक्ति में देखिए बच्चों, तो यहाँ अपन देखते हैं परियोजना निर्माण। तो परियोजना निर्माण बच्चों ये आपका ही कौशल अभिव्यक्ति होती है, आपकी ही एबिलिटी यहाँ पर नज़र आनी चाहिए। आपकी ही मान लो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका दृष्टिकोण है इस लेसन के प्रति, आपने लेसन में क्या क्या पढ़ा, किस पर बात पर आपने ध्यान दिया, तो ये सब आपके लिए होता है। आपकी तर्क शक्ति को उदार माना जाता है यहाँ पर। तो सबसे क्वेश्चन हम फर्स्ट को देख लें। आंखों पर पट्टी बांधकर क्या आप क्या क्या काम कर सकते हैं? एक बार कोशिश करके बड़ों की देख रेख में देखिए और उनका मुख्य एक सूची तैयार कीजिए। तो आप यहाँ पर बड़ों, अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा करेंगे बच्चों, नहीं तो उन्हें चोट लग सकती है कि आप अपने आप या छोटे बच्चों के अंदर इस प्रकार के पट्टी बांधकर कोई भी कार्य मत करना जिससे कि आपको कोई चोट लग जाए। तो यहाँ पर बड़े जो आपके परिवार के सदस्य हों, साथ में बड़े बुजुर्गों के देख रेख में ही ये करेंगे आप कोशिश। फिर आप महसूस करेंगे कि किस प्रकार से जो नेत्रहीन जो मान लो बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वो किस प्रकार से उन्हें मान लो एक तीसरे नेत्र यानी उनके मन के जो आंखों के जो रूपी जो नेत्र होते हैं वो किस तरह से कार्य करते हैं। तो आप भी कोशिश करना कुछ ऐसा करके, और फिर देखना आप कितने सफल होते हो। तो इस तरह से आप बड़ों की देख रेख में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में एक खेल खेलिए। इस खेल में आप अपनी बात को संकेत की भाषा में अन्य बच्चों को समझाइए और ध्यान रहे आपके होंठ नहीं हिलने चाहिए।
तो आपके होठ नहीं हिलने चाहिए, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। मान लो इस तरह से आप उसके प्रति एक पात्र के रूप में एक्टिंग कर रहे हैं, और फिर आप ऐसे हाव भाव करिए जैसे कि सामने वाला कुछ समझता है क्या, तो क्या समझता है वो उसको पूछिए आप, भाई आपने क्या समझा, या उसको बोल कर कहिए। आप पहले कह दीजिए कि आप मुझे, मैं ऐसा कोई संकेत करूँ तो आप मुझे बोल कर पूछेंगे भाई मैं ऐसा कह रहा हूँ, बोलकर बताएंगे। इस तरह से आप उसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों। तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, वो बच्चे अपने किस तरह से सब किसी को संकेत के माध्यम से समझाते हैं। फिर चलते हैं शोध के अंदर। ब्रेल लिपि क्या है, इसके माध्यम से पढ़ाई कैसे की जाती है। तो बच्चों ये जो आपने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, और कुछ आप नेट के माध्यम से आप इसको टाइप कर या सर्च कर सकते हैं, और करेंगे भी, देखेंगे इसके बारे में विस्तार रूप से आप उसमें ही जानेंगे। तो यहाँ देखिए ब्रेल लिपि क्या है, इसके माध्यम से पढ़ाई कैसे की जाती है। तो ब्रेल लिपि क्या है, तो ब्रेल एक लिपि है। तो यहाँ पर आप ब्रेल लिपि है, वो एक लिपि है जिसमें शब्दों के उभार को हाथों की सहायता से पढ़ना होता है। यानी कि इस तरह से शब्द हैं वो उकेर ली जाते हैं। एक स्पेशल मशीन आती है जिसको मान लो उसको ऐसे टंकन करने से उसके अंदर एक उभार प्रकट हो जाते हैं। उन उभार पर हाथों को घुमाया जाता है, हाथों की उंगलियों को घुमाया जाता है, और महसूस किया जाता है कि इसको क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रकार की सहायता से ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो देख नहीं सकते। और ये इसका प्रयोग ज़्यादातर बच्चों नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो आप इसको सर्च करके ब्रेल लिपि के बारे में विस्तारित रूप से जान सकते हैं। और इससे पढ़ाई कैसे की जाती है इसके बारे में भी आप वीडियो के अंदर और उसके अंदर विस्तृत रूप से जान सकते हैं। तो आप सर्च करके देखेंगे। और आगे चलें लेखन की बात। तो लेखन यानी पत्र लेखन निम्न लेखन के रूप में होता है। तो इसमें पहले नंबर पे क्वेश्चन कर देखते हैं कि बॉलीवुड फिल्म ब्लैक की कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। तो ये एक बॉलीवुड फिल्म है बच्चों ब्लैक। आप इसको बड़े बुजुर्गों या अपने बड़े परिवारजनों के साथ डाउनलोड कर देख सकते हैं कि इसमें और किस प्रकार से हैं। तो आप इसको जानेंगे, और कभी मौका मिले तो हम शेयर करेंगे, आप इधर उधर या आप मेरे से शेयर करना कि इसमें आपने क्या देखा और आपको क्या शिक्षा मिली इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में देखें, दिए गए प्रारूप के अनुसार विद्यालय के खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये बच्चों हम अपनी ग्रामर नोटबुक के अंदर इस पत्र को करेंगे। काफ़ी मोस्ट माल पत्र के रूप में भी है, और आपको करना भी कंपलसरी है, दिया हुआ भी है। तो यहाँ प्रारूप के अनुसार न लेकर हम सीधा विद्यालय से यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको कि विद्यालय में खेल का सामान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो ये एक पत्र की आपकी जो हेडिंग हो जाएगी, और हम इस पत्र को आपकी जो ग्रामर नोटबुक है उसके अंदर करेंगे। थोड़ा इसको समझ लेते हैं इस फॉर्मेट को। फॉर्मेट में देखो बच्चों, जो पत्र पाने वाले का पद, नाम और पता। तो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे, फिर दिनांक, फिर विषय, फिर संबोधन के रूप में लेंगे। विषय संबंधित लिखेंगे यानी जिस तरह से पत्र पाने वाले का पद, नाम और पता। तो ये बच्चों वो है, यानी कि आप प्रधानाचार्य को पत्र कहाँ लिख रहे हो, तो स्कूल के अंदर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम एड्रेस पता होता है बच्चों। इस तरह से लिखने वाले का नाम, पद, तो लिखेंगे यहाँ पर श्रीमान प्रधानाचार्य, और फिर स्कूल का नाम लिखेंगे, है ना, स्कूल का नाम लिखते हुए। तो ये हम इस फॉर्मेट के अनुसार आपको जो ग्रामर नोटबुक है उसके अंदर यानी आपको करते हुए समझाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मेट को ऐसा का ऐसा आप उस ग्रामर नोटबुक के अंदर पत्र प्रारूप के अंदर लिख लेंगे। तो बच्चों आप इस फॉर्मेट को कैसे बनाओगे मैं आपको बताता हूँ। आपकी जो ग्रामर जहाँ से आप स्टार्ट करने वाले हैं, या आप नोटबुक अलग से लगा रखी है आपने, तो जो सबसे पहले आपको पेज है उस पर अभी हम ग्रामर स्टार्ट नहीं की, तो अब उसको ग्रामर करेंगे। तो उसमें आप लिख लेना पत्र प्रारूप। क्या लिख लेंगे बच्चों, पत्र या प्रार्थना पत्र प्रारूप, जैसा मैंने आपको यहाँ दे रखा है। तो ऐसा का ऐसा सबसे ऊपर अपनी शुरुआत करके, और फिर इस पूरे के पूरे फॉर्मेट को यहाँ से लेकर
यहाँ तक आप इसको ऐसा का ऐसा जो फॉर्मेट है पत्र प्रारूप का, ये प्रारूप है, इसको आप अपने नोटबुक के अंदर ऐसा कैसा बना लेंगे और फिर इसी के जस्ट नीचे से हम उस पत्र को स्टार्ट करेंगे जो हम ग्रामर के रूप में करेंगे बच्चों। तो आप उसमें अच्छी तरह समझेंगे। और आखिर के अंदर चलें तो देखिए पाठ में प्रयुक्त शब्दों की वर्तनी के पुराने और जो नए रूप हैं उनको देखिए बच्चों। तो पुराना रूप जो अभी पीछे चला रहा था, अब जो नया रूप जो नए आ रहे हैं कि हर बार बच्चों इनका शब्दों को या हिंदी भाषा की कोई भी भाषा हो उसको परिष्कृत किया जाता है विद्वानों के द्वारा। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के अन्य जो पुराने नए शब्द हैं हम लिखते पढ़ते आ रहे हैं उनको भी इस तरह से डाला गया है। तो पुराना शब्दबाजी संबोधन जिसमें जो पंचम वर्ण होता है उसको पूरा का पूरा हाफ करके लिखा जाता है, लेकिन नए रूप के अंदर उसको एक अनुस्वार के रूप में केवल प्रयोग करते हुए लिखा जाता है। तो जिस तरह संबोधन है तो इसमें पहले मैं पंचम वर्ण का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ केवल एक संबोधन को रखेंगे बच्चों। ये आपको पता ही है जहाँ पर पंचम वर्ण का प्रयोग किया जाता है वहीं पर उसी के बिल्कुल जस्ट ऊपर जो अनुस्वार है उसको प्रयोग किया जाता है। तो आगे हम चलें, संबोधन इस तरह लिखेंगे, पंप लिखेंगे तो पंप में मैं का जो पंचम के रूप में हुआ उसको भी ऊपर के अनुसार के रूप में रखेंगे। तो बच्चों आप यहाँ पर देख चुके हैं विद्यार्थी कैसा लिखेंगे, आप समुद्र कैसे लिखेंगे। जो पहला वाला मैं और न का जिस तरह से ये प्रयोग किया इस तरह से इनका प्रयोग आप नहीं करेंगे, यानी समुद्र के रूप में जो अनुस्वार का प्रयोग है उस तरह प्रयोग करेंगे। उद्देश्य है तो उसमें भी जो द और द ये दोनों आधे आधे, एक द और एक पूरा द होता है, लेकिन दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। द जो मान लो ये व्यंजन के रूप में और द एक वर्ण के रूप में स्वरयुक्त मात्रा सहित लगाते हुए हम इसको लिखेंगे। द्वारा को भी इस तरह से अलग करके लिखेंगे बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमारा अध्याय और कंप्लीट होता है। आपको आगे जब भी आपकी नोटबुक आ जाए तो बच्चों पूरी कंप्लीट करके भेजना। और वर्क अभी तक बच्चों आपकी नोटबुक पूरी नहीं आ रही है सभी बच्चों की, तो आपको कॉल की जाएगी फिर। और जब आपका ऑफलाइन स्कूल खुलेगा तो बच्चों तब आपको बहुत समस्याएं आएगी। तो इससे पहले अपना वर्क कंप्लीट करते हुए अपनी नोटबुक ज़्यादा से ज़्यादा भेजकर चेक करवाया करें बच्चे। मतलब बच्चों सभी बच्चे आप इस तरह से नोटबुक चेक करवाने के लिए भेजें। और आगे भी सेकंड लेसन के अंदर जो आपका टेस्ट होना है तो उसके लिए भी तैयारी कर लेंगे आप सेकंड लेसन का। तो ये आपको परसों यानी थर्सडे तक आपका टेस्ट हो सकता है। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी रखें। जय हिंद।